Hello, students. Today we are starting our second paper named Electricity and Magnetism. Before we are starting it, let us a quick review of vectors, laws of vectors, laws of vector addition, multiplication, and other laws. जैसा कि आप सब लोग इन सब चीज़ों से फेमिलर होंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास वो दो तरह की होती हैं दो तरह की होती हैं, यानी कि हम उन्हें दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं. मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. आप सब ने पीछे की क्लास में सब पढ़ के आए होंगे कि हमारे पास भौतिक राशियाँ दो तरह की होती हैं. एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. स्केलर क्वांटिटीज़ अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. तो ये अदिश राशियाँ हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरी हमारे पास होती हैं सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटीज़. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बैच में भी मिला हूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो थोड़ा सा बियर आपको करना पड़ेगा जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पास आउट होके आए हैं, और थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा हिंदी मीडियम के लोगों को जो लोग हिंदी मीडियम से पास आउट आ गए. इसलिए मैंने थोड़ा सा मिक्सिंग वाली लैंग्वेज यहाँ पे यूज की है. मिक्सिंग वाली लैंग्वेज से मतलब थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश, ताकि दोनों बियर कर सके, दोनों को समझ में आ सके. क्योंकि वैसे तो अगर आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ से देखें तो जितना जल्दी आप कन्वर्ट कर सकें अपने आप को फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और आप फिजिक्स में बने रहना चाहते हैं तो आपको ये जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा. पर ऑन योर ओन पेस आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं धीरे धीरे आप ये कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आप कन्वर्ट होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, तो हम बात कर रहे थे सदिश राशियों की और अदिश राशियों की. तो सदिश राशियाँ हम पढ़ के आए हैं पहले भी, आप जानते हैं. वे भौतिक राशियाँ, यहाँ पर डेफिनेशन भी आप देख रहे होंगे, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती. यानी केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन नहीं चाहिए. ऐसी क्वांटिटीज़ को हम अदिश राशियाँ कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास डिस्टेंस है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाऊँ, हमारे पास एक रूम है, ये फिगर आप देख सकते हैं. इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी रूम के टेम्परेचर आपने नापा है, आपने मेजर किया है, तो वो है, देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. आपको यहाँ दिशा की आवश्यकता ही नहीं है. टेम्परेचर को अगर आपको व्यक्त करना है, टेम्परेचर को अगर आपको डिफाइन करना है, तो आप कहिए कि इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, आवश्यकता ही नहीं है. आपने टेम्परेचर कहा 30 डिग्री, तो टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री. दूसरा, मान लीजिए कोई हमारे पास स्फीयर है और उसकी हम डेंसिटी मेजर करते हैं. अब आपने कहा कि इसकी डेंसिटी से समथिंग मान लीजिए 400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, जितना भी होता है, दैट इज नॉट द मैटर. बट अगर आप कहते हैं कि किसी स्फीयर की डेंसिटी इतनी है, मेजर आपने की है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है. आपने कहा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ओके.
देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, आवश्यकता ही नहीं है, दिशा की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ऐसी भौतिक राशियां जिनको हमें निरूपित करने के लिए, दिखाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप कहीं खड़े हैं और उससे आप 5 मीटर चल के जाते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में। अगर आप 5 मीटर चले हैं तो आप चले हैं, आपने कहा कि आप कितने मीटर चले, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 मीटर। देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसी भौतिक राशियां, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, दैट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा हम बात करेंगे सदिश राशियों की। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें निरूपित करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड से हम उसे निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, मैग्नीट्यूड से हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते। हिंदी में यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन, दिशा भी चाहिए। दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहलाती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड एज वेक्टर्स। एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, जैसे बल, एफ, वेग, संवेग, इंग्लिश में आप देख सकते हैं फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, एज एक्स्ट्रा। जितने भी इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल हैं वो सब के सब क्या हैं, सदिश राशियों को दिखाते हैं। ठीक है, अब जिन भौतिक राशियों की हम बात करना चाह रहे हैं उन्हें निरूपित करने के लिए या उन्हें डिफाइन करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन चाहिए तो उन्हें निरूपित करने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी बॉल पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये वाला, इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने जितने न्यूटन का फोर्स लगाया दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और एरो जिस डायरेक्शन में, ये जो एरो लगा है यहाँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि एरो सजेस्ट दैट डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज इम्प्लीमेंटेड। यानी कि ये जो डायरेक्शन है एरो की, ये हमें क्या दिखा रही है, ये फोर्स किस दिशा में लगा है। यानी फोर्स को आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपको डायरेक्शन का भी वहां डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम पूरी डेफिनेशन कर पाएंगे फोर्स की। ओके, और इसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो बहुत आपस में सोचने से ऐसा लगता है कि इनमें कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक जैसी भौतिक राशियां हैं। तो ऐसी भौतिक राशियों के लिए हम थोड़े से एग्जांपल यहाँ देखेंगे, और भी बहुत है, लेकिन फॉर ए सेंस कि आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे हम पहली भौतिक राशि हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते आए हैं और बहुत पहले से पढ़ते हैं, मीन्स यू कैन से फ्रॉम 8, 9, 10th। तो ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस या ऑर्थोगोनल एक्सिस, जो भी आप बोलना चाहें, ये होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने आपको बताया दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ओके, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होगी, और अगर हमें केवल डिस्टेंस को बताना है तो वहां हमें केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, बिकॉज डिस्टेंस इज ए
स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ दो चीजें हैं। पहली डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप कहें तो आपने कहा कि आप कितने चले हो, तो आपका आंसर हुआ 5 मीटर। और अगर आपको बोले कि आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप बोलेंगे 5 मीटर इन एक्स एक्सिस या 5 मीटर एट एक्स एक्सिस। आप 5 मीटर किस डायरेक्शन में चले हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चले हैं आप 5 मीटर। ओके, तो ये आपको बहुत वेल नोन होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ए स्केलर क्वांटिटी। जब आप कहते हैं 5 मीटर कि मैं 5 मीटर चला हूं, तो दैट इज द डिस्टेंस। और अगर आप कहते हैं कि मैं 5 मीटर चला हूं एक्स अक्ष की दिशा में, तो आप कहते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल यहां हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी सोचने में दोनों एक जैसे से लगते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों में कुछ अंतर तो है नहीं, अंतर है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड देखिए, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बस है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि इस बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आप स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि आप ये बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो रिमाइंड इट, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। नाउ the next one is the vector notation। वेक्टर नोटेशन यानी वेक्टर को हम प्रदर्शित कैसे करें। वेक्टर को, चूंकि देखिए फिजिक्स जैसी ब्रांच जब आप पढ़ते हैं तो हर फिजिकल क्वांटिटीज का एक नोटेशन बनता है। जैसे फोर्स को हम एफ से दिखाते हैं, वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डी एस से दिखाते हैं, कई बार एस से भी दिखाते हैं, ठीक है, या प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से वेक्टर का भी कोई नोटेशन होना चाहिए, ताकि हम लिखने से केवल ये जान जाए कि हाँ ये क्वांटिटी वेक्टर है या फिर ये क्वांटिटी स्केलर है। तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। ओके, एरो, यू कैन सी हियर एरो, ठीक है। तो एरो का यूज हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फोर्स को अगर आपको डिनोट करना है तो एफ के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो। और एरो लगाते समय आप बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। केयरफुल इन द सेंस कि अगर आपने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट किया है और उसके ऊपर माना एरो नहीं लगाया है, दिस इज अ बिग मिस्टेक। दिस इज अ बिग मिस्टेक। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी को आपको दिखाना है तो आप उसके ऊपर एरो लगाएंगे, तभी ये सिग्निफाई हो पाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बुक्स की जहाँ तक बात करें तो बुक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को बोल्ड किया हुआ है, क्योंकि वो कर सकते हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं तो फॉन्ट को करके आप जानते हैं कि वो हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि यूजुअली अगर आप बोल्ड करने लग जाएं इन योर बोन हैंड राइटिंग, तो बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको इसको बोल्ड करने के। तो सब सिंपल नोटेशन ये है कि आप उस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर एरो लगाइए, जो आराम से सिग्निफाई कर देगा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी को अगर आप देख पा रहे होंगे तो वेलोसिटी को अगर आप केवल ऐसे लिखते हैं v की फॉर्म में, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग नोटेशन। और अगर आप वेलोसिटी v के ऊपर एरो लगाते हैं तो ये राइट नोटेशन, बिकॉज वेलोसिटी यू ऑल नो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत केयरफुल, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस बात में कि वेक्टर को नोटेड कैसे किया जाए, नोटेशन कैसे लिखा जाए वेक्टर का। ओके,
तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, हमने बात की है अभी तक वेक्टर क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाया गया है, वेक्टर नोटेशन आपको बताया गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन अगर आप देखें तो हमारे पास मेनली एडिशन एंड तीन तरह का, 3 types of multiplication. You see here there is an addition and 3 kinds of vector multiplication we have studied here. तो पहला हमारे पास है वेक्टरों को जोड़ना। वेक्टर को जोड़ कैसे सकते हैं हम? दो वेक्टर को जोड़ कैसे सकते हैं? अगर आप दो वेक्टर को जोड़ना चाहते हैं तो दोनों वेक्टर को इफ यू वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट, ये यहाँ दिखाए गए हैं वेक्टर दोनों के दोनों, तो देन द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सजेस्ट दैट दैट प्लेस द टेल्स ऑफ बी, जो बी की टेल्स है आप उसे कहाँ रखें? ए के हेड पे रखें, और ए के हेड पे रखने के बाद जो वेक्टर सम होगा ए और बी वेक्टर का, वो कहलाएगा क्या? वेक्टर ए प्लस बी। आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास पहला वेक्टर हुआ ए, मान लीजिए मैं यहाँ ड्रा कर सकता हूँ इसको। एक वेक्टर है हमारे पास, बिकॉज ब्रश से ड्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी आई विल ट्राई कि एक हमारे पास ये वेक्टर है और ये इसकी टेल हुई ये वाली, और ये इसका हेड हुआ, तो ये हुआ हमारे पास वेक्टर ए। अगर हम ऐसा करते हैं कि वेक्टर ए, ये क्या हुआ? वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर जो हम प्लेस करें इसके हेड पे उसकी टेल होनी चाहिए, यानी ऐसे, ये हुआ वेक्टर बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों का वो होगा फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, एंड दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आप कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस फॉर एन एग्जांपल, this rule means rule of vector addition generalize the obvious process of combining the two displacement। यानी ये जो जनरल आइडिया हमें देता है वेक्टर एडिशन का ला, वो दो डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ना है। मान लीजिए सपोज कीजिए आप ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ चुके हैं पहले भी। आप एक्स डायरेक्शन में चलते हैं 4 मीटर, वाई डायरेक्शन में चलते हैं 3 मीटर। तो आप जिस पॉइंट से चले थे, मीन्स ओरिजिन से, आप यहाँ से ओरिजिन से चले थे, तो आप ओरिजिन से कितनी दूरी पर हैं? तो अगर आपको ये पूछे कोई कि आप ओरिजिन से कितनी दूरी पर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए sorry for the inconvenience. Now let us start. We are discussing about vectors and हम बात कर रहे थे कि ये जो रूल है वेक्टर एडिशन वाला, ये जनरलाइज करता है प्रोसीजर ऑफ कंबाइनिंग द टू डिस्प्लेसमेंट। हम बात कर रहे थे इस फिगर की। इस फिगर पे अगर आप से कहें कि कोई भी एक व्यक्ति है जो 4 मीटर चलता है एक्स एक्सिस पे और 3 मीटर चलता है वाई एक्सिस पे, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 5 मीटर होगा। एंड यू कैन ईजिली सोल्व दिस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आप सब वेल नोन है उससे। तो ये हुआ। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो कैन बी एडिड डायरेक्टली, हम उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मास है
6 kg का, और उसमें अगर मैं एक दूसरा मास ऐड कर दूं 2 kg का, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट मास होगा वो कितना हो जाएगा, 8 kg। डायरेक्टली ऐड हो गए नंबर्स। तो यहाँ किसी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन का कोई यहाँ हमारे पास मैटर नहीं है, केवल हमने दो मास थे उनको ऐड किया और रिजल्टेंट मास हमने बता दिया कि हमारे पास जो रिजल्टेंट मास है वो कितना हुआ, 8 kg। लेकिन वेक्टर एडिशन में हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हमने ऐड करने हैं, फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो उनकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो एक डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव के साथ आएंगे, और अगर दूसरी डायरेक्शन में से फॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन अगर आप दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखें, इस वाले में, तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर ये नीचे वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर बी है, मैं निकला भूल गया हूँ, तो ये दोनों क्या हैं, वेक्टर ए की डायरेक्शन माइनस वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट डिफर है, रिजल्टेंट इज डिफर। लेकिन अगर आप मास के केस में ये बात कहें कि मास के केस में आप 6 kg में 2 kg जोड़िए तब भी 8 आएगा, या फिर 2 kg में 6 kg जोड़िए तब भी रिजल्टेंट कितना आएगा, 8 kg। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। प्रॉपर्टीज की बात करें वेक्टर एडिशन की, तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा वेक्टर बी को अगर आप वेक्टर ए में ऐड करें। ओके, सेकेंड वन इज द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स ये आप इक्वेशन देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें अगर वेक्टर ए को आप पहले वेक्टर बी के साथ ऐड करें उनका रिजल्टेंट, और फिर उसमें वेक्टर सी ऐड करें एक रिजल्ट। दूसरा, अगर आप पहले वेक्टर बी को सी में ऐड करें और फिर उसके साथ क्या ऐड करें, वेक्टर ए, तो जो दोनों का रिजल्ट होगा वो सेम होगा। ये हमें ये इक्वेशन बताती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो पहला रूल है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी से जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल में लिखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए पॉजिटिव स्केलर अल्फा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम से फॉर कन्वीनियंस कि आप समझें कि अगर आप किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। और सीधे सीधे हम कहें कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने का मतलब है कि उसकी लेंथ को बढ़ा देता है। या अगर वो नंबर नेगेटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, ओके, लेकिन जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो अपोजिट हो जाएगी। जैसे हमने एक वेक्टर यहाँ ए कंसीडर किया है, उसमें हमने किसी स्केलर अल्फा से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कितना आ गया, अल्फा ए वेक्टर। ये इसके मैग्नीट्यूड को तो इंक्रीज कर रहा है और सिंपली से इंक्रीज द लेंथ ऑफ वेक्टर ए। लेकिन अगर यही नंबर नेगेटिव होता तो रिजल्ट इज माइनस अल्फा ए, दैट मीन्स कि इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो अपोजिट हो जाती। नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि हमारे पास कोई स्केलर है अल्फा, हमने उसके एक वेक्टर एडिशन में मल्टीप्लाई की वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में। तो इसके दो तरीके हैं। अगर आपको पहले वेक्टर ए और बी को जोड़ दें, जैसे यहाँ जुड़ा है, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा से, एक रिजल्ट। दूसरा, आप वेक्टर ए में अल्फा की मल्टीप्लाई करें और फिर वेक्टर बी में भी अल्फा से मल्टीप्लाई करें और तब फिर दोनों को ऐड कर दें। तो जो रिजल्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिला वही हमें रिजल्ट मिलेगा राइट हैंड साइड में। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ एंड वी आर डिस्कसिंग about vectors in next video. Thank you.